हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नूह और आप देख रहे हैं कबीर मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैट्राइसिस यानी कि आव्यूह के बारे में। आव्यूह होता क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, आज की वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो का, और जिससे आपको क्या है मेरे साथ रिविजन करने में सुविधा होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो खा लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम सीखने वाले हैं मैट्राइसिस के बारे में। मैट्राइसिस होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसको रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ की कॉन्सेप्ट हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि मैट्राइसिस होता क्या है। मैट्राइसिस किसी भी नंबर्स या किसी भी सिम्बल्स को अगर एक रेक्टेंगुलर एरे में अगर अरेंज कर दें तो इसको हम मैट्राइसिस बोलते हैं। तो ये हुआ डेफिनेशन वाला पार्ट। लेकिन यहाँ पे इसको हम एक इस प्रकार से कुछ ब्रैकेट के साथ दिखाते हैं, और साथ ही इसको अगर डिनोट करना है तो हम यहाँ पे इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ए से लेके जेड तक, उससे हम यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिया है। एक टीचर जो है उनके सामने कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे अगर ए बी सी डी ई एफ को इस प्रकार के रेक्टेंगुलर एरे में अगर व्यवस्थित कर दें तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। यानी कि इस आव्यूह के अंदर जो भी यहाँ पे नंबर्स या जो भी सिंबल्स हम लेने वाले हैं उसको उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में सदस्य या मेंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक सिस्टमेटिक अरेंज किए हुए हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे कि ए बी सी जो है वो एक रो में बैठे हुए हैं, साथ ही यहाँ पे डी ई एफ भी है, वो जो है रो में बैठे हुए, वो जो सेकेंड रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पे डी और ए ये जो है एक कॉलम है, और बी ई एक कॉलम है, और सी एफ एक कॉलम में बैठे हुए हैं। तो टोटल मिलाकर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने जो है 2 रो और 3 कॉलम से मिला के एक मैट्रिक्स का निर्माण किया है। और इसी को हम यहाँ पे मैट्रिक्स जब बनाते हैं तो उसके साइड में नीचे तरफ कुछ नंबर्स लिखते हैं। जैसे हमें लिखा है 2×3। यहाँ पे 2×3 नहीं बोलेंगे। 2×3 का मतलब होता है कि इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे 2×3 लिख रहे हैं। ये सिर्फ डिनोट करता है कि जो पहला नंबर है 2, वो डिनोट कर रहा है कि वो कितना रो है। यहाँ पे हमारे 2 रो हैं, और साथ ही यहाँ पे जो 3 नंबर है वो डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे कितने कॉलम हैं। तो इनका जो ऑर्डर है या इनका क्रम जो है कुछ इस प्रकार से है कि हमने 2×3 का मैट्रिक्स बना दिया है। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर हमको कोई पूछे कि एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो आप ही अंदाज़ा लगाइए कि इस एलिमेंट्स को निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो एलिमेंट्स को निकालना बहुत सिंपल है कि आप जितने भी यहाँ पे रो हैं और जितने भी कॉलम हैं, इनके नंबर्स को अगर आप इंटू कर दें तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम यहाँ पे इंटू करते हैं सिर्फ एलिमेंट्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में जो लिए हैं उसके आधार पे अगर हम 2×3 करें तो हमारा जो 6 जो है वो एलिमेंट्स की संख्या है, जो हमको यहाँ पे दिख रही है कि ए बी सी डी ई एफ, ये जो है 6 एलिमेंट्स हैं, और इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मैट्राइसिस के टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैट्राइसिस तो बहुत सारे मैट्राइसिस हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल मैट्राइसिस हैं जिनके हमको नामकरण याद रखने होंगे कि उनको क्या क्या नाम दिया गया है। तो यहाँ पे नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा मैट्राइसिस कैसे दिखने वाला है और उसका नाम क्या हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने 3 तरह के मैट्राइसिस में इसको बाइफरकेट किया है। तो यहाँ पे सबसे पहला ये है कि आपके जो नंबर ऑफ़ रोज़ है यानी कि जो पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ़ कॉलम की संख्या यानी कि स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो सकती है। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं यानी कि पंक्तियों की संख्या और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की संख्या के इक्वल हो सकता है, यानी कि बराबर हो सकती है। ठीक है, तीसरा केस ये हो सकता है कि हमारी जो पंक्तियों की संख्या है यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ है वो नंबर ऑफ़ कॉलम से कम हो सकती है। तो ये 3 प्रकार के कैटेगरी में अगर डिवाइड करें तो हमको समझने में बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम की संख्या से ज़्यादा है तो हमारी मैट्रिक्स किस प्रकार से दिखाई देंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। जैसे यहाँ पे पहला जो मैट्रिक्स है वो 3×2 का ऑर्डर है, सेकेंड वाला 3×1 का, और लास्ट वाला 4×1 का इसका ऑर्डर है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि तीनों में कुछ ना कुछ यहाँ पे समानता दिखाई दे रही है। आपको क्या दिख रहा है कि सभी कहीं ना कहीं खड़े तौर पे दिख रहे हैं, यानी कि वर्टिकल दिख रहे हैं। इसी से इसका नाम जो है वर्टिकल मैट्रिक्स यानी कि खड़ा आव्यूह है।
और इन्हीं अगर वर्टिकल मैट्रिक्स में आपके जो कॉलम की संख्या एक हो, चाहे रो की संख्या कुछ भी हो, लेकिन कॉलम की संख्या अगर एक हो तो उसको हम यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे इसको स्तंभ आव्यूह कहेंगे। और जब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कॉलम की संख्या से कम हो तो हम यहाँ पे कुछ दो एग्जांपल लिए हैं, जिसमें पहले वाले का जो ऑर्डर है वो 2x3 का है, अगले वाले का 1x3 का है। यानी कहने का मतलब है कि जो पंक्तियों की संख्या वो कम है और कॉलम की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लेटा हुआ दिख रहा है, यानी कि पड़ा हुआ दिख रहा है जो हमारी जो मैट्रिसेस है, तो इसलिए इसका नाम जो है पड़ा आव्यूह यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और अगर यहाँ पे आपकी जो पंक्ति की संख्या यानी कि रो की संख्या अगर एक हो जाए, चाहे कॉलम की संख्या कुछ भी हो, तो आपको उसका नाम देना है रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह। अंत में दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो है वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ आपके कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं जिसमें 1x1 का, 2x2 का और 3x3 का यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स है। तो इसमें आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि जो रोज और कॉलम की संख्या है वो इक्वल होगी। तो इन्हीं वर्ग आव्यूह में यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको और बाइफर्केशन मिलेगा, जिसमें इनके जो एलिमेंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट आ रहा है, उसी के आधार पे और भी इसके फिल्टर्स होंगे और भी इतने नाम होंगे। अगर यदि किसी भी वर्ग आव्यूह में जो प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी कि जो मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव हैं उनको छोड़कर अगर सभी अवयव यानी कि एलिमेंट्स जो है अगर ज़ीरो है तो इसको हम बोलते हैं विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जो आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें आपको कलर जो पार्ट है वो आपको मुख्य विकर्ण को प्रदर्शित करता है। और यदि इन्हीं प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स एक जैसा हो तो इसको हम यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह भी बोलते हैं। और अगर इन्हीं जो डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स अगर वन हो गए और बाकी एलिमेंट्स तो ज़ीरो हैं ही, तो इस प्रकार के जितने भी मैट्रिक्स होंगे जिसके डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स अगर वन हैं तो इसको हम इकाई आव्यूह यानी कि तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। पूरे मैट्रिक्स के टाइप्स में सबसे सिंपल जो डेफिनेशन है वो इसका है कि जिनके एलिमेंट्स सभी एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हो जाएं तो उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अब मैं जिस मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा ट्रिकी डेफिनेशन रखता है, उसको हम ध्यान से सुनेंगे कि ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो सारे ज़ीरो हैं तो उसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर है यानी कि ऊपर की ओर ट्रायंगल बनेगा, यानी कि ऊपर के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखाया गया है कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं अगर वो सारे ज़ीरो हैं ना तो उसी को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक इसी के उल्टे अगर प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं अगर वो सारे ज़ीरो हो गए तो उसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके लोअर वाला जो पार्ट है वो एक ट्रायंगल जनरेट करेगा। ठीक है, इन दोनों को हम कंबाइन तौर पे कह सकते हैं कि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि त्रिभुजीय आव्यूह है। लो आ गया अब काम का डेफिनेशन क्या है इसमें। परिवर्त आव्यूह यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, नाम ही सजेस्ट कर रहा है ट्रांसपोज, ट्रांसफर, पोजीशन, यानी कि हम किसी भी मैट्रिक्स चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसके हम जितने भी रोज़ को कॉलम बना देंगे या कॉलम्स को रो बना देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे जो भी रो के एलिमेंट्स हैं उसको कॉलम में फिट कर देंगे और जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं उसको एक रो में उसको एडजस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार के जितने भी मैट्रिक्स हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जनरली इसे ए सुपरस्क्रिप्ट में यहाँ लिख देते हैं टी और या तो ए डैश, इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज आपको निकालने के लिए बोले तो आपको सिंपल से यही करना है कि उनके जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है और जो कॉलम है वो ऑटोमेटिक रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये ट्रांसपोज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आगे चल के बहुत ही हेल्प करेगा।
अगर किसी वर्ग अवयव का हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसमें जो भी ऑर्डर है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम होते हैं वो इक्वल होते हैं। लेकिन बात यहाँ पे अगर रेक्टेंगुलर इस मैट्रिक्स की है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी वर्टिकल मैट्रिक्स है वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है वो वर्टिकल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस इतने का फ़र्क रहेगा, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। अब जो हम परिवर्त अवयव यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अवयव पर ही लागू होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको पता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार हैं इसके, सममित अवयव और दूसरा है विषम सममित अवयव। सममित अवयव जिसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं और विषम सममित अवयव जिसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। सममित अवयव में क्या होता है कि हमारे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो जो ट्रांसपोज किया हुआ मैट्रिक्स हमको प्राप्त होता है ओरिजिनल के जैसे ही दिखता है। जैसे कि हमने यहाँ पे दो एग्जांपल ले रखे हैं जिसमें 2x2 और 3x3 का हमने मैट्रिक्स लिया हुआ है। तो हम जैसे ही पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो अपना जगह तो बदल रहा है, लेकिन उसका क्या होता है जो ओरिजिनल एलिमेंट्स हैं ठीक उसी की तरह दिखाई देता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बी का ट्रांसपोज निकालें तो बी का ट्रांसपोज कैसे निकाल सकते हैं कि हमने जो भी रोज़ लिखे हैं उसको हम कॉलम में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो कॉलम में कन्वर्ट हुआ है और बी ट्रांसपोज निकला है वो हमारे बी के जैसा ही दिख रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, यानी कि ये एक सममित अवयव है। और यहाँ पे जो सेकेंड टाइप है विषम सममित अवयव के, इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि जो भी आप ट्रांसपोज करते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स का वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे नेगेटिव हो जाते हैं। रहता वही है, जो ट्रांसपोज किए वाला पार्ट है वो सेम रहता है एलिमेंट्स, लेकिन उसका जो नेगेटिव हो जाता है और जो प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ज़ीरो होंगे, तभी ये पॉसिबल है कि आपकी जो विषम सममित अवयव बन पाए। बात चल रही है नेगेटिव मैट्रिक्स करने की, तो यहाँ पे अगला जो टाइप है वो है नेगेटिव मैट्रिक्स। यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स नेगेटिव तभी कहलाएगा जब उसके सारे एलिमेंट्स ओरिजिनल एलिमेंट्स के नेगेटिव होंगे। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स है जिसका अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं यानी कि माइनस साइन से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि माइनस ए, यानी कि ए का जो है हम नेगेटिव कर रहे हैं, तो उनके जो रिस्पेक्टिव जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सारे में हम यहाँ पे नेगेटिव कर रहे हैं। यानी कि जो एलिमेंट नेगेटिव है मैट्रिक्स के अंदर वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि उनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे नेगेटिव मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं सदिश अवयव के बारे में। सदिश अवयव जिसमें केवल एक कॉलम हो या केवल एक रो हो, तो हम इस तरह के अवयव को हम बोलते हैं सदिश अवयव यानी कि वेक्टर मैट्रिक्स। सदिश अवयव अगर केवल एक कॉलम का है तो उसको बोलते हैं स्तंभ सदिश यानी कि कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स, और अगर केवल एक रो का है तो हम इसको बोलते हैं पंक्ति सदिश यानी कि रो वेक्टर मैट्रिक्स। अगर अभी तक आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही यहाँ पे लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर डालें।